हेलो बच्चों, आज हम आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सीरीज 04 पढ़ाएंगे। ठीक है, लुक हियर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सीरीज 04। इस सीरीज 04 में हम लोग का जो टॉपिक है वो है नॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी। देखो बच्चों, नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी जानने के पहले एक बात हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आइडेंटिफाई करना इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन क्या है इस चैप्टर में? तो इक्विवेलेंट वेट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, इसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कि किस रिएक्शन में कितना कंपोनेंट जो है पार्टिसिपेट करेगा, ये यहां पे मीनिंग है केमिकल रिएक्शन। और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसी को टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसी को टाइट्रेशन भी कहते हैं। अब नॉर्मलिटी निकालना है तो आपको इक्विवेलेंट वेट जानना है। केमिकल रिएक्शन आपको करना है तो इक्विवेलेंट वेट जानना है। वॉल्यूमेट्रिक जो है एनालिसिस करना है तब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है बच्चों, अब जो है ये इसका एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है। अब जो है इक्विवेलेंट वेट जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। इक्विवेलेंट वेट को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक पार्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इन नॉन रेडॉक्स चेंज, और दूसरा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन रेडॉक्स चेंज। इक्विवेलेंट वेट दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक पार्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड इन रेडॉक्स चेंज। इन रेडॉक्स चेंज। और सेकेंड है हम लोग का कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन नॉन रेडॉक्स चेंज। नॉन रेडॉक्स चेंज पहले ये पढ़ाना था, उसके बाद रेडॉक्स का पढ़ाना था। नॉन रेडॉक्स चेंज, और यह है इन रेडॉक्स चेंज। इन रेडॉक्स चेंज। इन रेडॉक्स चेंज दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पार्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इन non-redox chain, equivalent weight
ऑफ कंपाउंड इन रेडॉक्स चेंज। अब है कि इसके अंदर क्या क्या है, तब हम लोग का पढ़ना है इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, थर्ड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, फोर्थ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, नोट करते जाना भाई। फिफ्थ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल। रेडिकल दो तरह का है, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक निगेटिव रेडिकल। रेडिकल में पॉजिटिव जैसे सोडियम आयन, और निगेटिव रेडिकल में ये सल्फेट आयन। ये 5 टाइप पढ़ना है, और इसमें जो है हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको OH से इंडिकेट करते हैं, और सेकंड है हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 टाइप पढ़ना है हम लोग को। गर्मी बहुत है, ठीक है। 2 टाइप का हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग आगे 1 बाय 1 देखें। हाँ, एलिमेंट में 2 टाइप का होगा। इसका ए है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, और बी में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉली एटम या पॉली एटॉमिक या पॉली एटम्स। ये 2 टाइप का है इसमें, एटम और पॉली एटम। अब इसका मेन जो फॉर्मूला है सभी के लिए यहां पर कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। VF मीन्स वैलेंसी फैक्टर, और बोलेंगे एन फैक्टर। ये इसका फॉर्मूला है किसी के लिए भी, या नॉन रेडॉक्स चेंज हो या रेडॉक्स चेंज हो, सभी के लिए मूल मंत्र यही है, वैलेंसी फैक्टर। अब जो है VF मीन्स क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। वन बाय 1 नोट करते जाना, पॉज करना बेटा, नोट करते चले, कोई टेंशन नहीं, स्माइल करते हुए पढ़ो। अब देखो वैलेंसी फैक्टर जो है यहां पे हम लिख दे, वैलेंसी फैक्टर किस टर्म में है, वैलेंसी फैक्टर एटम के केस में वैलेंसी फैक्टर जो होगा वैलेंसी का होगा। इसके बाद एसिड में, एसिड का मीनिंग क्या होता है, HN। जो कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर में, पानी में HN रिलीज करे, तो यहां पे बोलेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर OH आयन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, लिखते जाना, कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, इसी को हम लोग मॉड लगाए हुए हैं। केवल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। यहां पे अगर SO4 -2 है तो केवल यहां पे 2 लेना है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं N क्रॉस चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, ये मॉड लगा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद है आयन का 1 2 3 4 एंड 5। आयंस के लिए यहां पर फिर बोलेंगे केवल चार्ज ऑफ कैटायन पॉजिटिव चार्ज है और एनायन चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, ये जो है वैलेंसी फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ एटम्स। एटम्स का क्या होगा? वैलेंसी। एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, बेस के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, ठीक है। सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायंस, या N इंटू चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन हो जाएगा। और आयंस के लिए चार्ज ऑफ कैटायन और एनायंस, ये जो है हम लोग का वैलेंसी फैक्टर हो गया। अब देखो हम लोग एलिमेंट्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के ए में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम्स में क्या लिखना है? एटॉमिक मास। ए नॉट को क्या इंडिकेट किए थे? एटॉमिक मास। यह है एटॉमिक मास, बोलो यह एटॉमिक वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट एक लेंगे, फिजिक्स में अलग अलग करेंगे मास और वेट, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यहां पे एटम्स के लिए ये वैलेंसी हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अगर पूछता है कि इक्विवेलेंट वेट सोडियम का क्या होगा, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? A/1। एटॉमिक मास कितना होगा? 23 डिवाइडेड बाई 1। इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना होगा? एटॉमिक मास A0 डिवाइडेड बाई वैलेंसी। वैलेंसी के लिए V ले रहे हैं, V A/V, तो ये कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, 12। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा? 9। अब देखो एक और टेक्निक है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेन है वैलेंसी। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ये 7 हो गया। 0 नहीं लेंगे कि केमिकली जो है वो अनरिएक्टिव है, नोबल गैस है। अब यहां पे ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप नंबर है, ये हमारा ग्रुप नंबर हो गया। अब इसका जो है वैलेंसी अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका वैलेंसी? देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए 1 2 3 4 5 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा?
8 से ग्रुप नंबर घटा दो, यहां पर वैलेंसी जो है वो निकल जाएगा। तो 8 माइनस 5 अगर पुट करोगे, 8 माइनस 5 पुट करोगे तो कितना 3 हो जाएगा। 8 माइनस 6 पुट करोगे, 8 माइनस 6 पुट करोगे यहां पे, 8 माइनस 6 पुट करोगे यहां पे तो कितना होगा 2। 8 माइनस 7 पुट करोगे तब यहां पे कितना आ जाएगा 1। इसका वैलेंसी कितना 3 2 1। अब जो है एलिमेंट अगर यहां पे ले रहे हैं, एलिमेंट यहां पे अगर एलिमेंट लेंगे तब कितना होगा, जैसे सोडियम लिए, यहां मैग्नीशियम लिए, यहां एल्युमिनियम लिए, यहां सिलिकॉन लिए, अब यहां पे नाइट्रोजन ले रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहां पे क्लोरीन ले रहे हैं। अब जो है इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो सबका जो है वैलेंसी है, इक्विवेलेंट वेट अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कितना होगा मास इसका 23 डिवाइडेड बाई 1, 24 डिवाइडेड बाई 2, 27 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 4, 14 डिवाइडेड बाई 3, ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई 2 और क्लोरीन जो है 35 डिवाइडेड बाई 5, क्या हो जाएगा 1। सारे का जो है यहां से इक्विवेलेंट वेट आपका निकल गया। ये कितना हो जाएगा 23, ये 12, ये 9, ये कितना हो जाएगा 14 7, ये कितना हो जाएगा 4.66, ये 8 हो जाएगा और ये 35.5 हो जाएगा। अब देखो ये एटम्स हो गया एलिमेंट का। अब जो है इसका, अब यहां पे इक्विवेलेंट वेट अगर सेकंड एलिमेंट का निकालना है, पोली एटम्स का अगर हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, तब क्या हो जाएगा n इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई n इंटू वैलेंसी, n इंटू वैलेंसी। अब जो है यहां पे देखो इसको नोट करते जाओगे बेटे। पोली एटम्स का जो है एग्जांपल, पोली एटम में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस P4 ETC। ये सबका अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो मोलर मास 2 इंटू एटॉमिक मास, 2 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, यहां n कितना है 2, वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहां देखो कितना आ गया 8 आ गया। अगर इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का निकालना है तब क्लोरीन कितना 2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई वैलेंसी पुट करना है। वैलेंसी कितना है क्लोरीन का 1, 7th ग्रुप का एलिमेंट है 1 हो जाएगा, और ये क्या है 2 मोल है, इसका मोल से मोल कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 35.5। इसके बाद अगर फास्फोरस का निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 का जब हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 31, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 हो जाएगा, अब जो है यहां 4 टाइम्स वैलेंसी फास्फोरस का 5th ग्रुप का एलिमेंट है, यहां पर 3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 10.33। ये जो है एलिमेंट्स का जो है आपका पॉली एटॉमिक एटम्स का निकल गया। ये आपका क्या था सेकेंड, ठीक। ये तो देख लिए पॉली एटॉमिक का निकला। अब यहां पर एमओ है, एम क्या है यहां पर नंबर ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक वेट कैसे निकाले, सब में सर कहोगे कि सर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर यहां कुछ नहीं लिखे हैं।
तो एटॉमिक वेट कैसे निकाल, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? n इंटू मॉलिक्यूल एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n क्रॉस वैलेंसी, फिर ये कट जाएगा, फिर उसे एलिमेंट की तरह भी क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक एटम्स का जो है, पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स का भी एटम की तरह जो है इक्विवेलेंट वेट आपका आएगा। इसीलिए देखिए सब चीज कटता चला गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। अभी तो हम लोग केवल एक ही देखे, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो है हम लोग सॉरी हम लोग अब देखेंगे एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ये हमारा सेकंड है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड यही होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसी को बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलेंगे। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्सियल, हम लोग क्या किए, इसका मोलर मास लिए और डिवाइडेड बाय कितना है, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा 1, एक HN है 1 लिख दिए। इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर, यही जो है वैलेंसी फैक्टर है हमारा, यही जो है वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर कितना निकलेगा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है 1, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2। ये वैलेंसी फैक्टर इसका निकलता चला गया, इक्विवेलेंट वेट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट H2SO3 का। हाइड्रोजन पर 1 चार्ज होगा, हाउ मेनी टाइम्स, देयर इज 2 टाइम्स, सो MO डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। अब मॉलिक्यूलर मास आप निकालते जाओगे और डिवाइड वैलेंसी फैक्टर से देते चले जाओगे। नोट कर लो इसको जल्दी से। फिर है, अब देखो यहां पे हमारा फोर्थ है S3PO4, फोर्थ का ये A हो गया, और B है यहां पर S3PO2 नहीं S3PO3, और C में है S3PO2। यहां पर 3 हाइड्रोजन है, वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर 3 हो गया। यहां 3 है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। यहां पे भी 3 है हाइड्रोजन, तो रिप्लेसबल लेकिन होगा कितना, वैलेंसी फैक्टर इसका 1 है वैलेंसी फैक्टर। सर ये कैसे हुआ, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, अब जो है ये भी 3 हाइड्रोजन है, सब पर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, रिप्लेस होगा यहां पे 3, रिप्लेस सर यहां 2 क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 1 क्यों हो रहा है सर, 3 क्यों नहीं हुआ। तो देखो इसके स्ट्रक्चर पर ये डिपेंड करेगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक तरह से तीनों का तीनों जो है ये ऑक्सो एसिड है, क्लास 11th में पढ़े हो, ये ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड का चुनाव है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस अदर एलिमेंट, ये ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन,
अब यहां पे आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, H3PO3 का स्ट्रक्चर जो होगा PO4, फास्फोरस लिए सेंट्रल एलिमेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकते हो, 3 ऑक्सीजन है। ये क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। ये 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है आपका ऑक्सीजन 3.5 वैल्यू है और हाइड्रोजन का 2.1 वैल्यू है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की तरफ होगा तो O पर माइनस और यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। यही टेंडेंसी है कि ये तीनों का तीनों जो है हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर गया और वैलेंसी फैक्टर जो है यहां पे 3 हो गया। दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है बेटा? अच्छा, यहां पे नहीं दिख रहा। यहां पर तीनों हाइड्रोजन निकला और वैलेंसी फैक्टर यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 3 हो गया। तो यहां मेन देखना पड़ता है बॉन्डिंग से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। अब देखो कई एक बार +2 में है, क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइप्रोटिक है और यहां से H3PO3 डाइप्रोटिक क्यों है? जितना हाइड्रोजन निकलेगा H आयन को प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि H आयन के न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये H आयन है, इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं H आयन को। ये डाइप्रोटिक है और ये मोनोप्रोटिक है, ऑल्दो दे पोजेसेस 3 हाइड्रोजन सिमिलर टू H3PO4। तब आपका यहां पे आर्गुमेंट होगा कि H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसलिए रिप्लेसेबल जो है यहां से तीनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। अब जब आप देखोगे H3PO3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर फास्फोरस से ये ऑक्सीजन चला गया, एक हाइड्रोजन फास्फोरस से बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। यही दोनों हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यही दोनों हाइड्रोजन जो है यहां से निकल जाएगा और इसका वैलेंसी फैक्टर जो है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई डू H3PO3 इज डाइप्रोटिक ऑल्दो H3PO4 इज ट्राइप्रोटिक, तब आपका जवाब जो है स्ट्रक्चर बना के ही आपको देना पड़ेगा। ये जो हो जाएगा ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक एसिड है और ये जो है डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड और ये ट्राइप्रोटिक एसिड। अब इसी का बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना होगा? वो 3। इसी को क्या बोल रहे हैं? वैलेंसी फैक्टर। अब देखो इसी तरह से स्ट्रक्चर जो है इसका है, कहां बनाए, चलो ये समझ गए। इसको देखो, ये मोनोप्रोटिक क्यों है? अब समझ गए होंगे कि एक ही ऑक्सीजन, 3 में से एक ही ऑक्सीजन जो है, एक ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है H3PO2। यहां पे देखोगे P है, एक U है, H और ऑक्सीजन ये है। केवल यही जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, हेंस इट इज मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक यानी एक हाइड्रोजन देने वाला मोनोप्रोटिक एसिड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड है। तो इसी
इसी में एसिड का ही चल रहा है हम लोग का। अब देखो यहां से एक नोट है करने वाला बात। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन कैरेक्टर। जहां एसिड है तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा, जैसे देख लो SO2, CO2, ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है SO2, CO2। ये जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब ये एसिडिक है, देखो ये नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। अब जब एसिड है तो ये क्या रिलीज करेगा? H आयन। सर यहां तो H है ही नहीं, तो H कहां रिलीज करना है इसको? वाटर के अंदर में। जब जो है SO2 जो है वाटर से कंबाइन होगा, SO2 वाटर से कंबाइन होगा, तो देखो ये H2SO3 बन गया। अब यहां से ये देखो 2 रिप्लेसेबल है H, 2 रिप्लेसेबल, बैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2। CO2 को वाटर में डालोगे, ये क्या बन जाएगा? H2CO3। अब यहां पे ये देखो बैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2। तो ये सारा का सारा जो है, अब यहां से जब बैलेंसी फैक्टर लिखना पड़ेगा तो इक्विवेलेंट वेट SO2 निकालना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट वेट CO2 निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। इस ढंग से इन लोग ये सब का जो है हम लोग मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे। ठीक है, देखो ये नॉन मेटल यहां लिख दिया गया है, कुछ एक्सेप्शन है विथ few एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे और पढ़ोगे। अब देखो ये हम एसिड का निकाल दिए, अब जो है बेस का, थर्ड वाला है हम लोग का बेस का है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर बेस का निकालना होगा तो क्या होगा? वेरी सिंपल है। तो बेस में क्या देखना है कि नंबर ऑफ यहां क्या देखोगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। तो इक्विवेलेंट वेट, अब बेस हम लोग का क्या है? थर्ड वाला है। थर्ड अगर देखना है ये बेस का, तो बेस का हम लोग निकालेंगे कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। इसका मीनिंग है दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। यही जो है इसका वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी या एन फैक्टर इसको बोलेंगे। इसको इधर कर दो। वैलेंसी फैक्टर बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। अब देखो बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH क्या होगा? मोलर मास लोगे NaOH का, निकालना सबका एटॉमिक मास जोड़ के लिख देना है, और डिवाइडेड बाय OH कितना है? हाउ मच? 1 है, S1 से डिवाइड दे दिए। यही इसका बैलेंसी फैक्टर। तो बैलेंसी फैक्टर इसका 1 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो 2 है। केवल नंबर लिखना, मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
मोलर मास लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड दे देना है, कितना है 3, मल्टीप्लाई करोगे 1 में 3 से, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, केवल नंबर डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा बेस का इक्विवेलेंट वेट निकल गया।